संजीव अरोड़ा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, आप एक सफल बिजनेसमैन रहे हैं। आपकी लाइफ का क्या टर्निंग पॉइंट रहा जो आपने पॉलिटिक्स में आने का फैसला किया? 2022 जब आम आदमी पार्टी चुनी गई पंजाब में, 10 तारीख को रिजल्ट आए थे। 21 को लास्ट डेट थी राज्यसभा की नॉमिनेशंस भरने की। तो मुझे कहा गया कि आप मेंबर बनोगे। 5 राज्यसभा मेंबर इन्होंने चुनने थे। तो इट वाज अ शॉक ऑफ लाइफ, क्योंकि हमारे पूरी फैमिली में किसी ने काउंसलर के इलेक्शन भी नहीं लड़े। तो बट आई वाज थैंकफुल टू आवर नेशनल लीडर जो अरविंद केजरीवाल जी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान जी, कि उन्होंने मुझे मौका दिया। मैंने 2 दिन सोचने के बाद एक्सेप्ट कर लिया और फिर मेरी जर्नी चालू हो गई। बट फिर भी 3 साल मैं राज्यसभा मेंबर रहा। मुझे कोई भी ये सवाल करता था जो जसप्रीत आपने किया, मैं यही कहता था कि मैं पॉलिटिक्स में नहीं हूँ। राज्यसभा मेंबर इज ए डिफरेंट थिंग, इट्स नॉट पॉलिटिक्स। आप कभी इलेक्शन नहीं लड़े, कुछ नहीं, आप सिर्फ स्टेट को रिप्रेजेंट करते हो, स्टेट के इशू उधर लेकर जाते हो और जितना मैक्सिमम काम करा सकते हो वो कराने की कोशिश करते हो या क्वेश्चंस पूछते हो राज्यसभा में। बट पिछले साल एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो गया बिगिनिंग ऑफ द ईयर में कि एक हमारे एमएलए साहब की डेथ हो गई। तो फिर मुझे कहा गया कि आपने लुधियाना वेस्ट से इलेक्शन लड़ने हैं। वहां से मेरी पॉलिटिकल जर्नी चालू हुई। तो मेरी पॉलिटिकल जर्नी जो है, मैं कहूँगा अभी 1 साल पुरानी है। तो दैट इज हाउ आई केम इनटू पॉलिटिक्स। लेकिन संजीव अरोड़ा जी, पंजाब में ना आपकी एक यूएसपी है, आपको सबसे पावरफुल मिनिस्टर कहा जाता है। और क्योंकि आप राज्यसभा सांसद भी रहे, पंजाब के मुद्दों को प्रमुखता से आपने सेंटर के समक्ष भी रखा है। अब आप कह रहे हैं कि टर्निंग पॉइंट 1 साल पहले आया बाय इलेक्शन से, लेकिन अगर मैं इन 4 सालों की बात करूं, कौन कौन से ऐसे मुद्दे रहे हैं जो प्रमुखता से आपने उठाए हैं और वो ऐसे कौन से काम है जिन पर मुहर लगी है? क्योंकि चुनावी साल है, जनता आपके सामने है, हिसाब आपको रखना है। भरोसा है कि वाकई में जो विश्वास आपको जनता ने दिया था वो 2027 में भी वही विश्वास आप पर जनता करेगी? मोनिका, ऐसे है, जब मैं 3 साल राज्यसभा का मेंबर रहा तो अब जमा पला बड़ा हुआ लुधियाने में। बीच में फैमिली अभी दिल्ली में सेटल थी, उधर आना जाना होता था। जो मेरा बिजनेस था मेनली लुधियाना में था, पर गुड़गांव में भी था। तो जब मैं राज्यसभा मेंबर बना, 15-20 दिन बाद मैंने सोचा ये 3-4 मुद्दे हैं जो हम छोटे से बड़े हो गए, सुनी जा रहे हैं, हो नहीं रहा। एक हलवारा एयरपोर्ट था उसमें, तो मैं हलवारा एयरपोर्ट के पीछे पड़ गया। मैं जो दोनों सिविल एविएशन मिनिस्टर्स हैं उनके साथ इन टच रहा। फिर मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट की कि ये जो टर्मिनल के लिए पैसे हैं ये स्टेट गवर्नमेंट ही लगा दे, क्योंकि इतने साल हो गए सुनते। गलाडा ने जमीन पहले ली हुई थी, वो टर्मिनल के लिए उन्होंने पैसे भी फ्रॉम फाइनेंस मिनिस्ट्री, कुछ फाइनेंस मिनिस्ट्री ने दिए, कुछ गलाडा ने दिए, और फिर हमने वो टर्मिनल तैयार कर दिया। टर्मिनल जब ऑलमोस्ट तैयार हो गया, मुझे कहा जी टर्मिनल तो आपने तैयार कर लिया, अब आपको फ्लाइट नहीं मिलेगी क्योंकि एयरक्राफ्ट की शॉर्टेज है। लुधियाना किसने लेकर आनी, बड़े शहरों के लिए तो मिलता नहीं। तो दैट वाज ए शॉक ऑफ माय लाइफ। मैं क्या करेंगे, एयरपोर्ट तैयार कर लिया। फिर सम और दी अदर मैंने टाटा सन्स के जो चेयरमैन हैं उनका नंबर कहीं से लिया, उनको व्हाट्सएप किया। थैंक्स टू हिम, ही वॉज वेरी रिस्पॉन्सिव। उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया, मतलब जब मैंने मैसेज किया मुझे नहीं मतलब मैंने सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी वो एक्शन लेंगे। मैसेज के आधे घंटे पौने घंटे में मुझे पूरे एयर इंडिया के स्टाफ ने कांटेक्ट कर लिया था कि क्या करना है कैसे नहीं। वो फिर लुधियाना आए, इंडस्ट्रियलिस्टों को मिलाया। अब हलवारा एयरपोर्ट रियलिटी है।
कल परसों में उसकी बुकिंग चालू होने वाली है और फ्लाइट बहुत जल्दी चालू हो जाएगी। वो मुझे बहुत बड़ी खुशी है। एक एलिवेटेड हाईवे लुधियाना में बड़े सालों से बन रहा था, कई इश्यूज थे, कभी बिजली डिपार्टमेंट परमिशन नहीं देता था, कभी पीडब्ल्यूडी नहीं परमिशन देता था, वो भी मैंने हर 15 दिन में मीटिंग्स करके चालू कराया। और भी पंजाब के बहुत मुद्दे उठाए। ये तो रहा मेरी राज्यसभा की हिस्ट्री, जो ये 2 मेन काम है, बट और किया। अब जब इलेक्शन जीतने के बाद मुझे पहले इंडस्ट्री कॉमर्स और पंजाब इन्वेस्ट जो डिपार्टमेंट है वो दिया गया। 2 डिफरेंट डिपार्टमेंट है, इंडस्ट्री एंड कमर्स अलग है, इन्वेस्टमेंट प्रमोशन अलग है। तो वो मुझे दिया गया तो उसमें जितना मैं काम कर सकता था किया। और मैंने महीने 1.5 बाद सोच लिया कि पंजाब इन्वेस्ट समिट कराना है, और जो पंजाब इन्वेस्ट समिट इस बार कराना है वो सबसे बढ़िया होना चाहिए देश में। और मैं शुक्रिया अदा करता हूं अपनी पूरी टीम का। पूरी हमने मेहनत से वो पंजाब इन्वेस्ट समिट करवाया, और वाकई वो पूरे पंजाब में सबसे बढ़िया समिट था। सर, आप इन्वेस्टमेंट समिट की बात कर रहे हैं क्योंकि विपक्ष आरोप लगाता है कि सरकार के ऊपर कर्ज बहुत ज्यादा है, रेवेन्यू स्टेट का बढ़ नहीं रहा है। हाल ही में इन्वेस्टमेंट समिट हुआ। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या हासिल हुआ इस इन्वेस्टमेंट समिट से, और आगे स्टेट का रेवेन्यू बढ़े इसके लिए आपके क्या गोल्स हैं, क्योंकि कम समय है अब। नहीं, उनका इल्जाम क्या है कि पैसे बहुत लग गए इन्वेस्टमेंट समिट पे? क्या इल्जाम? पैसे भी और कर्ज भी बहुत है। नहीं, कर्ज का इन्वेस्टमेंट समिट के साथ मेरा सवाल यही है कि जो विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है इन्वेस्टमेंट को लेकर के भी कि जो फैक्ट्रीज हैं, जो उद्योग हैं, वो स्टेट में लगने चाहिए ताकि रेवेन्यू बढ़े, तो उसको लेकर के क्या आपने इन्वेस्टमेंट? मैं आपको बताता हूं, 25-26 में ये जो कल खत्म होने वाला साल है, पंजाब की हिस्ट्री में सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट हुई है। किसी भी साल में इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं हुई जितनी 25-26 में हुए। 59,448 मेरे ख्याल एग्जैक्ट फिगर है, जो परसों तक हो चुकी थी। कल तक शायद 60,000। और ये वो इन्वेस्टमेंट मैं बता रहा हूं जिसका कैप फाइल हो गया, कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म। सो दैट इज द टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट वी आर गेटिंग इनटू स्टेट। जब से हमारी सरकार आई है 2022 से, तब से 1,55,000, थोड़ा सा उससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो चुकी है, और 5.5 लाख के करीब एम्प्लॉयमेंट हमें मिल चुकी है। ये नंबर है जिसका कैप फाइल हो गया। अगर मैं वो इन्वेस्टमेंट गिनूं जो अनाउंस हो गई है, जिसके MOU हो चुके हैं, पर अभी कैफ नहीं फाइल हुआ, तो ये इन्वेस्टमेंट मेरे ख्याल 1,75,000 करोड़ में चले जाएगी। एम्प्लॉयमेंट 6 लाख में चले जाएगी, और इस साल का भी नंबर ज्यादा होगा। पर हम एक्चुअल नंबर बताते हैं, वी डोंट इन्फ्लेट नंबर्स के यार ये बता दो, वो हम वैसे नहीं चलते। पर पंजाब इज बिकमिंग द बेस्ट इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन इन इंडिया। लेकिन सर, क्योंकि अभी हालिया की अगर हम बात करें, मिडिल ईस्ट में जिस तरीके से तनाव लगातार बढ़ रहा है, गैस की आपूर्ति को लेकर लगातार जो एक संकट हम देख ही रहे हैं, लेकिन सरकार सुनिश्चित कर रही है कि ऐसे गैस तेल का कोई संकट नहीं आएगा। क्या पंजाब में ऐसी स्थिति है अभी कि सब कंट्रोल में? देखो, जो इशू है LPG गैस का, जो नेचुरल गैस है उसमें अभी कोई शॉर्टेज नहीं है। जो पाइप्ड गैस है, LNG, लिक्विड नेचुरल गैस या CNG, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। और जो LPG है वो भी जहां तक रेजिडेंशियल का सवाल है, जो घरों में रसोइयों के लिए बनती, उसकी शॉर्टेज मुझे नहीं लगी। टेम्पररी शॉर्टेज उसमें बनाई गई है, पर ये नहीं भी किसी घर की कोई गैस का चूल्हा नहीं मिला या मतलब नहीं जला, क्योंकि उसका रीजन है, अगर किसी के पास 4 सिलेंडर है तो वो 4 ही बुक करा लेता है, और पहले अगर 2 कराता था अब 4 करा लेता है। होर्डिंग चालू हो गई है, ओवर बुकिंग। तो मैं पीछे लुधियाने था, मैंने लोगों को अपील भी की है कि पैनिक ना दिखाइए, होर्डिंग ना करिए और ओवर बुकिंग ना करिए। अभी तक रेजिडेंशियल की जो गैस सप्लाई है वो ठीक है, पर जो LPG इंडस्ट्री में लगती है और कमर्शियली लगती है उसमें शॉर्टेज है।
उसमें कई इंडस्ट्रियों को 50% मिल रही है, किसी को 70% मिल रही है, उसमें शॉर्टेज है। वो भी जैसे शादियां हैं, जैसे मैरिज पैलेस हैं, वो है, मैंने डिप्टी कमिश्नर को उस दिन कहा कि उनमें शॉर्टेज ना आने दो। सो इस तरीके से हैंडल हो रही है सिचुएशन, बट जो इंडस्ट्री एलपीजी यूज़ करती है उनको प्रॉब्लम आ रही है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि हर इंडस्ट्री के पास पाइपलाइन पहुंच जाए और वो नेचुरल गैस यूज़ करनी चालू कर दे। ठीक है सर, जमाखोरी को लेकर के आप लोगों ने क्या एक्शन लिया है? क्योंकि कई तस्वीरें भी हमने देखी जिसमें लोग लाइनों में लगे हुए हैं, लोगों में पैनिक है और लोग भी आपके साथ मौजूद हैं। आप कैसे उनको आश्वस्त करेंगे कि सभी चीजें ठीक है और स्टॉक है? क्योंकि हमने देखा कि लोग, जैसा कि आपने जिक्र किया, पैनिक में बुकिंग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जब से ये तनाव बना है और वॉर शुरू हुई है, जमाखोरों पर क्या एक्शन लिया गया है? एक तो ना सोशल मीडिया के फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। अब सोशल मीडिया में एक पिक्चर आ जाती है कि पेट्रोल पंप के बाहर लाइन लगी हुई है। अब वो 5 साल पुरानी है, 4 साल पुरानी है, किसी और स्टेट में है, किसी रीजन के पीछे शॉर्टेज है, तो सारे ही पेट्रोल पंप में लाइन पे लग जाते हैं। तो पेट्रोल और डीजल की तो बिल्कुल शॉर्टेज नहीं है, क्योंकि जिस रूट से हमारा क्रूड ऑयल आता है वहाँ इशू नहीं है, वो मिडल ईस्ट से नहीं आता। पर एलपीजी उधर से ही आ रहा है, तो एलपीजी की इशू है, बट वो भी इतना नहीं है कि हम पैनिक हो जाए। मतलब आप ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि वो जो लाइनों की तस्वीरें आ रही है वो सिर्फ पैनिक क्रिएट करने के लिए हो रही है? मतलब पंजाब में ऐसी कोई लाइन नहीं लगी? मेरी सारे सिटीजन्स को रिक्वेस्ट है, पंजाब के सिटीजन्स को, कि पैनिक ना करिए, मतलब ओवर होर्डिंग ना करिए। ये नहीं कि डीजल के टैंक ही भरने हैं, पेट्रोल के ड्रमों में रखना है, वो जरूरत नहीं है उसकी। अब क्योंकि आपके पास इंडस्ट्री है, कमर्स है, पावर सेक्टर है, एक पलायन एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। इन्वेस्टमेंट समिट में हमने देखा है कि एक फोकस रहा है कि एनआरआईज भी आए, बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करें, लेकिन विपक्ष जो है कानून व्यवस्था को लेकर बहुत सवाल खड़े करता है कि इंडस्ट्री लगाएं तो लगाएं, लेकिन जो सुरक्षा व्यापारियों को होनी चाहिए, वो सुरक्षित व्यापारी जो है उस एटमॉस्फेयर को लेकर हमेशा चिंतित रहते हैं, किस तरीके का इन्वेस्टमेंट करें। लेकिन हमने देखा है कि पंजाब में परिस्थितियां बदलती रहती हैं कानून व्यवस्था को लेकर। तो आप कैसे सुनिश्चित कर रहे हैं, क्योंकि आपने आंकड़े भी दिए, और मुझे लगता है कि एक बैलेंस शीट हमेशा एक बिजनेसमैन अपने साथ रखता ही है, तो आप कैसे सुनिश्चित कर रहे हैं कि व्यापारी यहाँ आए, इन्वेस्ट करें? क्योंकि हमने देखा है कि मुख्यमंत्री खुद जापान भी गए थे, वहां से भी कई एमओयू साइन होकर आए हैं। तो कैसे आप ये एक भरोसा जो है व्यापारियों पर फोकस कर? मोनिका, आप लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हो। पंजाब में कोई भी ऐसा इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं है, कोई भी ऐसा इन्वेस्टर नहीं है जिसने इधर इन्वेस्टमेंट की हो और फिर इधर एक्सपेंशन ना की हो। अगर लॉ एंड ऑर्डर खराब है, चलो एक बार इन्वेस्टमेंट कर ली, एक्सपेंशन क्यों करेगा, फर्दर यूनिट क्यों लगाएगा? पीछे मैंने जितनी इन्वेस्टमेंट्स अनाउंस की हैं 80% एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर है। मैं आपको नाम बताता हूँ, ट्राइडेंट है, जेएल ओसवाल ग्रुप है, आईओएल केमिकल्स है, जेएसडब्ल्यू है, मिंद्रा एंड मिंद्रा है, मतलब वर्धमान स्टील है, 3600 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हैप्पी फोर्जिंग है, अरोड़ा स्टील्स है, ये सब फोर्टिस है, और ओबराय होटल्स इधर आ रहा है, मैरियट होटल आ रहा है, ताज होटल, ये सब इन्वेस्टमेंट्स हम अनाउंस कर चुके हैं। अगर लॉ एंड ऑर्डर खराब हो, वहां कोई होटल खोलता है? लॉ एंड ऑर्डर खराब होंगे तो लोग ही नहीं आएंगे, तो होटल के कमरे कहाँ से मिले? यहाँ तो रोज हमारे पास कैब फाइल हो रहे हैं होटल खोलने के लिए। और जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर है, जिनको लॉ एंड ऑर्डर सबसे ज्यादा पता है कि लॉ एंड ऑर्डर इधर खराब है या ठीक है, क्योंकि वो बिजनेस इधर रन कर रहे हैं, वो एक्सपेंशन कर रहे हैं, सो इसलिए लॉ एंड ऑर्डर की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जरूर है कि जब कोई खराब इंसिडेंट होता है, आप भी टीवी चैनल चलाते हो, अगर उसकी आधा घंटा न्यूज़ होती है, अगर वो पकड़ा जाए, कोई अच्छा इंसिडेंट हो, उसकी 5 मिनट ही होती है। सो मेरा ये कहने का मतलब है कि लॉ एंड ऑर्डर में, अच्छा एक और मैं बताऊं, जब मैं राज्यसभा मेंबर था, मैंने होम मिनिस्टर से एक क्वेश्चन पूछा, मेरे पास आंसर भी है उसका, अभी आई एम नॉट कैरिंग विद मी बिकॉज आई डिडंट नो कि आप ये क्वेश्चन पूछोगे। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होम मिनिस्ट्री से हमें ये आंसर है
कि वी आर बेटर देन 17 स्टेट्स। मतलब उन्होंने स्टेट वाइज क्राइम रेट लिखा है, मतलब पंजाब इज बेटर। पंजाब इज बेटर देन 17 स्टेट्स इन दी 70 कंट्री एज पर द डाटा ऑफ होम मिनिस्ट्री। हाँ जी, ठीक है सर। अब हम चुनावी वादों की बात करते हैं क्योंकि अगले साल की शुरुआत में चुनाव भी है। अगर हम 300 यूनिट मुफ्त बिजली का वादा, चाहे हम स्वास्थ्य बीमा की बात करें 10 लाख तक के, या महिलाओं को सीधे पैसों की मदद, ये वो वादे हैं जो आपने पूरे किए हैं। लेकिन एक बड़ा जो इस वक्त स्थिति है वो है कर्ज का। अगर मैं गलत नहीं हूं तो जो आंकड़े हैं 4 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज है और विपक्ष ये मुद्दा लगातार उठाता रहा है। तो रंगला पंजाब का जो सपना है उसको आपकी सरकार कैसे पूरा करेगी और पंजाब आत्मनिर्भर रहे, उसके लिए आपके पास क्या आउट ऑफ द बॉक्स रोड मैप है? देखो ये कर्ज हमें मिला है, विरासत में मिला, ये हमारा कर्ज नहीं है। कुछ ब्याज डाल के बढ़ गया होगा, मैं ये नहीं कहता कि हमारे टेन्योर में नहीं बढ़ा, कुछ बढ़ गया होगा, पर स्पीड हमने स्लो कर दी है। और दूसरी बात ये है कि सरकार ने अगर फ्री बिजली दी है तो जितनी सब्सिडी बिजली बोर्ड को ड्यू थी वो दी है। पहले कभी नहीं हुआ, ऑलवेज सब्सिडी कैरी फॉरवर्ड होती थी। इस साल में जितनी सब्सिडी ड्यू थी 100% बिजली बोर्ड को मिल गई। मेरे पास तो पावर मिनिस्ट्री है, मुझे पता है। हमारी कलेक्शन बढ़ी है, जीएसटी की कलेक्शन, और भी हम रेवेन्यू के स्ट्रीम्स बढ़ा रहे हैं। जो एक्साइज है हमारे पास, जो ये लिकर के वेंट, वो भी जब हमने टेक ओवर किया था उससे काफ़ी बढ़ गई है। सो हम रेवेन्यू बढ़ा रहे हैं, रेवेन्यू से स्टेट भी बढ़िया चलाएंगे और डेट भी कम करेंगे आने वाले टाइम में, और हमारी इन्वेस्टमेंट भी बढ़ रही है, उससे रेवेन्यू और बढ़ेगा। क्योंकि अब चुनावों की बात हमने की है और अगले साल ही चुनाव भी होने हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी किसे अपना मुख्य विपक्ष मान रही है? क्योंकि कांग्रेस तो वैसे भी एलपी है, लेकिन बीजेपी भी कह रही है कि हम अकेले चुनाव लड़ सकते हैं। ये संकेत बीजेपी की तरफ से आ रहे हैं। हाल ही में अरविंद केजरीवाल और तमाम जो आम आदमी पार्टी के बड़े नेता हैं, उन्हें शराब घोटाला जो बहुत बड़ा एक मुद्दा रहा है, उसमें निचली अदालत से उन्हें क्लीन चिट मिली है। क्या इस मुद्दे को भी आप विधानसभा चुनावों में लेकर जाएंगे और क्या मान रहे हैं किसके साथ आपकी सीधी टक्कर पंजाब में रहने वाली है? मोनिका, एक लाइन में जवाब दे दूं? जी बिल्कुल। विपक्ष है ही नहीं पंजाब में। अच्छा, आप किसी भी कॉम्पिटिटर किसी को नहीं मानते आप? है ही नहीं कंपटीशन। नहीं तो सर आपको क्या लगता है कि हमारी इस बार 100 के पास सीटें आएंगी, क्रॉस ही होंगी। आप इस मंच से ये ऐलान कर रहे हैं कि 100 के पार सीटें आएंगी। सर आपको क्या लग रहा है, क्योंकि ये सवाल जो है चुनाव की ही बातें हो रही हैं, तो ऐसी क्या उपलब्धियां रही हैं? और जैसा कि आपने कहा कि कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि जो आप मुफ्त बिजली बांट रहे हैं, जिस वजह से फिर से मैं उस पर आऊंगी कि जो मुफ्त कल्चर है, क्या इसी को लेकर के आप आगे बढ़ाएंगे? इसी बेसिस पे आप जनता के सामने किन मुद्दों को लेकर के जाएंगे? क्या रोड मैप है कि ये हमने किया है, या आगे आपका क्या रोड मैप है कि हम ये पंजाब को करेंगे? जसप्रीत, 4 सालों में वो काम हुए हैं जो पिछले 70 सालों में नहीं हुए। कई काम 40 सालों में नहीं हुए, कई काम 20 सालों में नहीं हुए। अब मैं आपको गिनाता हूं, आप कहेंगे 70 साल कहां से आ गए? जब से आज़ादी मिली है, पाकिस्तान से लोग आके पंजाब में सेटल्ड हैं, उनको लाल लकीर की ज़मीनें मिली। ज़मीन तो मिल गई, उनके पास ज़मीन है, इतने सालों से रह रहे हैं। अब ना तो आप खाली करा सकते हो ना कुछ है, उनके नाम रजिस्ट्री तो करा दो, उनको मालक तो बना दो। आज तक उनके पास रजिस्ट्री नहीं है, एक कागज है। अगर उनकी ज़मीन 10,000 रुपये गज बिक सकती है तो 4,000 रुपये बिकती है कि उनके पास रजिस्ट्री नहीं। ये पहली सरकार है जो उनकी सारी रजिस्ट्रियां करवा के दे रही है। कुछ करवा दी, कुछ करवा रही है। जब मैं आया, वो राज्यसभा का मेंबर था उस वक्त, पर उस वक्त भी मैं इंडस्ट्री के इशू उठाता था। एक जो जितने फोकल पॉइंट्स में प्लॉट्स अलॉट हुए थे, कई बार बिजनेस किसी का नहीं चलता या कोई पुरानी इंस्टॉलमेंट्स ड्यू थी, इंडस्ट्री वाले 30 सालों से 35 सालों से मिन्नते कर रहे थे कि हमारे लिए बढ़िया ओटीएस ले आओ, हम पे कर देते हैं। ये पहली सरकार है जो इंडस्ट्री ने ओटीएस मांगा हम वो ले आए।
एंड इट हैज़ बीन द मोस्ट सक्सेसफुल OTS। जितनी सड़कें इस वक्त रूरल और अर्बन में हम बना रहे हैं, कभी भी इतने किलोमीटर लंबी रोड्स नहीं बनी। बिजली में आपने कहा 300 यूनिट फ्री दे रहे हैं, यही हमारा फ्री किनको दे रहे हैं? जिनको जरूरत है। सरकार किस लिए होती है? जरूरत लोगों की जरूरत फुलफिल करने के लिए। स्कूल है, एजुकेशन में आ जाइए। जब हमारी सरकार आई, आई डोंट नो कुछ परसेंटेज 30% होगा, 25 होगा, वो नीचे बैठ के पढ़ते थे गवर्नमेंट स्कूलों में। आज की डेट में एक भी बच्चा किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में नीचे बैठ के नहीं पढ़ता। ये एजुकेशन। पावर 4 साल हमने फ्री बिजली दी, फिर भी जो लोग बिल देते हैं उनकी बिजली सस्ती कर दी। जितना पिछले साल हमारा सब्सिडी का बिल था, उसमें से 7,000 करोड़ रुपया सब्सिडी का बिल कम कर दिया। एफिशिएंसी बढ़ा रहे हैं, कभी किसी ने नहीं सोचा। एक खाता खुल गया था बिजली बोर्ड में, 4 साल का नहीं, कई सालों का, क्योंकि घर वालों को अब दी, फार्मर्स को तो पहले जाती है कि जी जो शॉर्टेज होती है सब्सिडी में डाल दो, सरकार से आ जाएगा। जब से मैं मिनिस्टर बना हूं, मैंने कहा TND लॉसेस कम करो, परचेज ऑफ पावर सस्ती करो, उससे सब्सिडी भी कम होगी, बिजली भी सस्ती मिलेगी। आप सोच सकते हो कि 4 साल फ्री देने के बाद भी हमने बिजली सस्ती कर दी। इंडस्ट्री को हमने कहा हुआ है, एंड इंडस्ट्री वॉज ओके विद इट कि हर साल हम 3% आपकी बिजली बढ़ाएंगे। इस साल वो भी नहीं बढ़ा रहे 26 तक। लेकिन जो महिलाओं से किया वादा था 1,000 रुपए का, वो विपक्ष तो यही कह रहा है कि क्योंकि अभी अगले साल चुनाव है, इसलिए टाइमिंग पर सवाल खड़े कर रहा है कि अब जाके वो वादा पूरा हुआ है। बगल में हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, वो कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनी, हमने 2100 रुपए महिलाओं के खाते में डाल दिया, आपको 4 साल लग गए। मोनिका, बड़े मिनिस्टर आ रहे हैं, उनके लिए भी कोई सवाल छोड़ दो, पर मैं इसका जवाब देता हूं कि जब भी कोई इलेक्शन होते हैं, एक मैनिफेस्टो तैयार होता है। अब वो सारा मैनिफेस्टो पहले साल में नहीं हो जाता। जो बिजली फ्री दी थी वो हमने पहले साल दे दी। अब एक एक घर का 3-3 हज़ार रुपया बच रहा है, वो भी तो औरतों को ही जा रहा है। अच्छा, फिर इसमें क्या है कि मैनिफेस्टो जो होता है ओवर द कोर्स ऑफ 5 ईयर्स पूरा होता है। हमने अब ये लास्ट ईयर में कर दिया, पर लास्ट ईयर में ये नहीं किया कि इलेक्शन के बिल्कुल पहले किया। अभी साल पड़ा इलेक्शन को, पूरे साल के पैसे मिलने हैं औरतों को। सो जो बेस्ट पॉसिबल है हम करते रहे। विपक्ष तो ये कहता था, लोग तो ये कहते इनसे दिया ही नहीं जाएगा। दे रहे हैं, और फिर ये नहीं कि पिक एंड चूज कर रहे हैं। सिर्फ हमने जो इनकम टैक्स देते हैं वो कोई 3% इनकम टैक्स पेयर हैं, 4 उनको नहीं दे रहे, बाकी सभी को दे रहे हैं, एक एक औरत को दे रहे हैं। और उसकी रजिस्ट्रेशन भी पूरा पोर्टल बन गया, 1 अप्रैल से चालू हो रही। जैसे जैसे रजिस्ट्रेशन होती रहेगी पैसे जाते रहेंगे। लेकिन इसमें कह रहे हैं ना कि बहुत सारे सैंक्शंस लगा दिए आपने। पहले तो कहा था कि हर महिला को दे देंगे, अब कह रहे हैं इसको नहीं मिलेगी, उसको मिलेगी, उसको नहीं मिलेगी, इसको मिलेगी। किसी को मना नहीं किया। मैं कह रहा हूं सिर्फ इनकम टैक्स असेसरीज को, वो सिर्फ 3% है। तो जो डिजर्व करते हैं, वी आर नॉट गोइंग इनटू दैट, कि जो डिजर्व करते हैं 97% को सारा मिल रहा है, ऑलमोस्ट सारे ही हो गए। ठीक है। संजीव जी, एक सवाल और है कि आप लोकल बॉडीज भी आपके पास है, तो जो अगर हम शहरों की बात करें तो जैसे सड़कों पर कूड़ा है, ये सबसे बड़ा मुद्दा है कि सड़कों की साफ सफाई होनी चाहिए। हम नालों की बात करते हैं, जो बेसिक एमिनिटीज हैं उसको लेकर के आप क्या कर रहे हैं? मैं फोन ऑन कर रहा था आपको दिखाने के लिए। मैंने एक ग्रुप बनाया हुआ, उस ग्रुप में हर रोज सुबह जितने ULBs हैं, जितने काउंसिल्स हैं, जितनी कॉरपोरेशन हैं, उधर से मैं फोटोएं मंगाता हूं, बिफोर और आफ्टर की। ठीक है। ये है कि पूरे शहर की नहीं आती, पर 20-25 रोज आती हैं कि ये बिफोर था, ये आफ्टर सफाई के लिए डिफरेंट लोकेशंस। दूसरी बात, सॉलिड वेस्ट के हम टेंडर्स लगा रहे हैं। हम जो सबसे बढ़िया कंपनीज हैं उनको ला रहे हैं, जिसमें डोर टू डोर कलेक्शन होगी,
फिर एक जगह गेट टुगेदर होगा जो मतलब कि सॉलिड वेस्ट का डोर, उससे फिर एक बड़ी जगह पे जाएगा और उसकी निकासी तक, निकासी मतलब उसको ख़त्म करने तक शहर से हम टेंडर लगा रहे हैं। आने वाले टाइम में ना कोई हीप दिखाई देगा वेस्ट का और ना कहीं कूड़ा दिखाई देगा। ठीक। रोज मैं इसका, जब से मैं मिनिस्टर बना हूं, ये नहीं मैं कहता पहले नहीं होता था, मैं तो अपना जब से इन्होंने मुझे जिम्मेवारी दी है वो मैं बता रहा हूं। सो ये हमारी प्रायोरिटी है जो आपने बताया, और आने वाले टाइम में आपको चेंजेस, रोज चेंजेस हो रही है और भी दिखाएंगे। ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए संजीव अरोड़ा जी, और तमाम सवालों का जवाब देने के लिए भी बेबाकी से। जितना आपको कहते हैं ना कि एक यूएसपी आपके यहाँ बहुत पावरफुल है, उतने सौम्य भी हैं आप। और बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए, Thank you. डायमंड स्टेट समिट के इस मंच पर आने के लिए। एक बार जोरदार तालियां संजीव अरोड़ा जी के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।